नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड के टूर पे हम लोग आए हुए हैं, विमर्श न्यूज़ के टीम। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए अभी आपके सामने एक शख्स हैं जिनका नाम है सिया शरण शर्मा। वो CPI-ML के वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। उनसे आज देश में मौजूदा राजनीतिक माहौल के बारे में जानकारी लेंगे, उनसे कुछ राय लेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले सिया शरण जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ के चैनल पे। धन्यवाद। देश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है अभी, इस पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है कि आगे एक दो साल में क्या परिवर्तन आ सकता है? जो देश की स्थिति है उसको तीन भागों में बांट सकते हैं स्थिति को समझने के लिए। एक आर्थिक स्थिति, एक राजनैतिक स्थिति और एक सामाजिक स्थिति। तीनों स्थिति दिन पर दिन बहुत ही बदतर होते जा रही है। आर्थिक मामले में देखें हम तो कह सकते हैं कि कल लंका की स्थिति कब हो जाएगा भारत में कहना मुश्किल है। अब रिजर्व बैंक से जो रिजर्व बैंक में आपातकाल स्थिति के लिए पैसा जमा था उसको भी सरकार ने निचोड़ लिया है। अब आप रिजर्व बैंक से भी पैसा नहीं ले सकते हैं। हाँ, फॉरेन रिजर्व आपके पास जमा है तो अभी कर्ज मिलेगा बाजार से, क्योंकि भारत में इतने संसाधन है कि लोग लालच में कर्ज आपको देंगे। लेकिन कर्ज लेने से कर्ज का अगर उपयोग नहीं हो और कर्ज का पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाए और देश के विकास नहीं हो और उस कर्ज का बोझ सारी जनता पर लाद दिया जाए तो देश का भविष्य खराब ही होगा। इसलिए एक तरफ देश पर हर साल कर्ज बढ़ते जा रहा है, बाहरी कर्ज और आंतरिक कर्ज दोनों कर्ज बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जनता की स्थिति बदहाल हो रही है। हमारे बजट का बहुत बड़ा पैसा जो विदेश से कर्ज है उसका सूद और किस्त चुकाने में चला जाता है और यह अनुपात बहुत ही बढ़ते जा रहा है। इसलिए स्थिति बहुत खराब है। मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार जान रही है कि हमको बहुत बदनामी हो रही है। जीवन उपयोगी चीज़ें जितनी भी है उस आसमान छू रहा है और देश के 80% लोगों का आय 15,000 के नीचे है। अब वो लोग इस महंगाई में अपनी स्थिति में कैसे जी सकते हैं? बेरोजगारों के भविष्य पर एक अंधकार का ताला लगा दिया गया है। कोई भविष्य नहीं है। ठेका प्रथा जो फैक्ट्री तक था सीमित, वह सेना तक चला गया। मतलब नौकरशाही और संसद को छोड़ करके सारा काम देश में ठेका के काम पर होगा, और ठेका पर काम देने का मतलब है कि जो काम लेने वालों को न्यूनतम सुविधा भी नहीं देना। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल हो रही है। और राजनीतिक स्थिति, लोकतांत्रिक अधिकार जो भी मिला था, हम यह नहीं कहते हैं कि 1947 के बाद जब सत्ता आई कांग्रेस के हाथ में तो बहुत लोकतांत्रिक अधिकार ज़्यादा था, सीमित था, लेकिन वह सीमित को और सीमित किया जा रहा है। और कल यह लगता है कि देश में जो भी लोकतांत्रिक अधिकार संविधान से मिला गया है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। घोषित रूप से और अघोषित रूप से तो रोज मुकदमे लादे जा रहे हैं। जो विरोध की बात बोल रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लिख रहे हैं, उनको कैसे फंसा दिया जाए, इस पर रोज एक दमन का चक्र चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जो संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं, जो अपनी भूमिका निभा सकती थी वो भूमिका खो दी हैं, वे आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं न्यायालय। अगर सरकार अत्याचार करती है, दमनकारी हो जाती है, तो लोगों के पास एक विकल्प होता है कि न्यायालय में जाएं। लेकिन जब न्यायालय सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उस समय न्याय के लिए लोग कहाँ जाएंगे? तो इस तरह से दिन पर दिन लोकतांत्रिक अधिकारों का भी खात्मा हो रहा है। और सामाजिक माहौल वह तो पूरी तरह से खराब है। मतलब एक नफरत की राजनीति, चाहे जाति के आधार पर नफरत फैलाने की राजनीति
या धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की राजनीति, ये इसलिए हम तीनों परिप्रेक्ष्य में आज स्थिति को देखते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, तो बहुत ही बदहाल स्थिति में है। और देश का लोकतंत्र, देश की अर्थव्यवस्था, देश का सामाजिक ताना बाना, सब कुछ बहुत ही संकट से गुजर रहा है। और यह दौर रहा तो बहुत ही खराब स्थिति होगी। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि आप जैसे सीपीआईएमएल से ताल्लुक रखते हैं, तो सीपीआईएमएल के साथ साथ लेफ्ट का क्या भविष्य आप देखते हैं, राजनीतिक भविष्य अभी आने दिनों में? देखिए, सबसे बुरी स्थिति यह है कि देश में अगर मजबूत विपक्ष होता तो तानाशाही के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता था, लेकिन विपक्ष बहुत खराब स्थिति में है और विपक्ष की कमजोरी का फायदा शासक वर्ग की पार्टी बहुत उठा रही है। विपक्ष में लोग भ्रष्टाचार के मामले में दूध के धोए हुए नहीं हैं। हाँ, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र के मामले में कुछ अंतर उनसे है, बहुत अंतर है, लेकिन भ्रष्टाचार में ये लोग भी लिप्त रहे हैं। और इन कमजोरियों का फायदा उठा करके सरकार की एजेंसियां, जितनी सरकार की एजेंसियां हैं जांच करने वाली, वो इन पर लग गई हैं। और ये लोग डर से, मायावती जो बहुजन समाज पार्टी था वह तो बहुत पहले समर्पण कर दिया। उसके बाद में अन्य की स्थिति, बीच बीच में ममता बनर्जी की भी स्थिति यही होती है और उनके वहाँ भी वह चल रहा है। और हेमंत झारखंड में भी इलीगल माइनिंग केस में झारखंड के मुक्ति मोर्चा पर दबाव बना दिया गया है। और एक तरफ एक यह है रूप, तो इसलिए अभी और विपक्ष आपस में भी कोई तालमेल नहीं है कि फांसीवाद विरोधी मिल करके एक सभी लोग एक रणनीति तय करें, यह भी स्थिति नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है कि तानाशाही शक्तियों को बल मिल गया है कि वे आगे बढ़ें। अब रह गई बात, कहीं भी दुनिया में फासिज्म के खिलाफ लड़ने वाला सबसे विश्वसनीय ताकत होता है आपको वामपंथी ताकतें, कम्युनिस्ट ताकतें। और तानाशाही और फासिज्म के में सबसे ज्यादा हमले के शिकार हुए हैं। जर्मन में, जापान में, इटली में, जहां भी फासिज्म आया उसने समुदाय के विशेष के खिलाफ तो नफरत फैला ही है और कम्युनिस्टों पर बहुत दमन किया, क्योंकि कम्युनिस्ट सबसे गरीब वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। और फासिज्म पूंजीपति के पक्ष में होता है, इसलिए मजदूर किसानों को दमन करना है तो कम्युनिस्टों पर दमन करना ही होगा। इसलिए कम्युनिस्ट ज्यादा इसमें शिकार हैं। कम्युनिस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत टुकड़ों में विभाजित हो गया। इसलिए दो एक धारा हो गई। एक तो संसदीय धारा, मूलतः जो पूरे संसद में विश्वास करते हैं, और संसदीय धारा वालों की कमजोरी यह होती है कि चुनाव जीतने के लिए कई चीजें समझौता करते हैं इस व्यवस्था से, और लड़ाई कमजोर होता है उससे। इसलिए गैर संसदीय संघर्ष कम्युनिस्टों के लिए प्रमुख होता है और गैर संसदीय संघर्ष को प्राथमिकता देने वाले कम्युनिस्ट भी कई हिस्सों में विभाजित हैं। इसलिए अगर यह स्थिति ठीक रहती तो विपक्ष को भी ये बहुत हद तक ठीक कर लेते, लेकिन यह ठीक नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण बहुत सारा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था का संकट, इसके मूल में है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको निजीकरण बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। इसमें के कारण प्रॉब्लम है। और विपक्ष के लोग भी अपने आर्थिक एजेंडा में कोई नई नीति सामने नहीं रख सके। जहां इनकी सरकारें हैं
वहां पर कमोबेश वही आर्थिक नीति पर अमल करते हैं जिसको भाजपा आज आगे बढ़ा रही है। यहां तक कि वामपंथी सरकार भी जब बंगाल में थी तो उसने भी निजीकरण को बढ़ावा दिया, मजदूरों किसानों पर हमले हुए, नंदीग्राम में, सिंगूर में किसानों को जमीन छीनी गई जबरन, और उसके चलते वाम मोर्चे का अंत भी हुआ और ममता ऐसी शक्तियां और सर्वादी शक्तियां उसका फायदा उठा करके सत्ता में आई। तो ऐसी स्थिति में वामपंथी आंदोलन में विश्वास करने वाले लोगों को बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा और अपना कार्यक्रम तय होना होगा और सही वामपंथ को विकसित करना होगा। यही एकमात्र उपाय है। इसके साथ मेरा तीसरा सवाल यह है कि आप लोग जो है संसदीय राजनीति में नहीं हैं, साथ में सामाजिक मंच पे भी आप लोग पटल पे कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि नागरिक साझा नागरिक मंच भी आप लोगों ने बनाया है। तो इस दौरान विपक्ष में आप लोग एक पार्टी की हैसियत से नहीं है, लेकिन विपक्ष में एक सामाजिक मुद्दे को उठाने के तौर पर आप लोग का क्या आगे रोल होगा सरकार के खिलाफ या सरकार के प्रतिद्वंद में? देखिए, संसदीय राजनीति की सीमा अब सीमित होते जा रहा है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि संसद में जा करके कुछ जनता की आवाज को उठाएंगे, परिवर्तन को, लड़ाई को लड़ेंगे, या कहीं कहीं पर जनपक्षीय सरकार भी बन जा सकती है। लेकिन हाल के दिनों में जो विकास हुआ, पूंजी का जिस प्रकार से भूमिका बढ़ गई चुनाव में, और पूरा मीडिया को जिस तरह से कैप्चर कर लिया, तो 15 लोगों के मेंटलिटी को 15 दिन में आपके पास साधन नहीं है, नहीं बदल सकते हैं। इस तरह से लोगों को गुमराह करके पूंजी के बल पर वोट को कैप्चर कर लिया जाता है। इसलिए चुनाव की राजनीति में अब गरीब वर्ग के राजनीति करने वालों के लिए, मजदूर किसान की राजनीति करने वालों के लिए स्पेस कम हो गया। अब सभी लोग अब देख रहे हैं। दूसरी बात, जीते हुए लोगों को ये लोग खरीद लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जीता हुआ पार्टी और उसको तोड़ लिया गया। बिहार में क्या हुआ, जीतते जीतते उम्मीदवारों को हरा दिया गया और कुछ फासला से फिर एनडीए की सरकार बन गई। तो इस तरह से देखिएगा कि संसदीय लोकतंत्र की सीमाएं बहुत कम होते जा रही है और लोगों का विश्वास, जिनका संसद पर विश्वास भी था, उनका भी समाप्त होते जा रहा है। तब एकमात्र विकल्प है कि लोगों को सड़क पर उतारा जाए। लोग जनता के लंका की तरह सड़क पर उतरें और भ्रष्ट लोगों को घेरें, सवाल पूछे, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हम कब तक बेरोजगार रहेंगे, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति के लाने के लिए आपको जनता को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। उसके अंदर जो अंध राष्ट्रवाद, अंध धर्म, यह जो फैलाया जा रहा है, उससे उसको सचेत करना पड़ेगा, उसको संगठित करना पड़ेगा, मानसिक रूप से उसको तैयार करना पड़ेगा एक जन आंदोलन के लिए। और यह काम हम लोग जहां भी हैं, स्वयं हमारी पार्टी या अन्य इसी तरह के विचारधारा में विश्वास करने वाले अन्य संगठन या व्यक्तियों से मिल करके जहां जितनी ताकत है, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और हमें लगता है कि जितनी स्थिति खराब हो रही है, अगर अच्छा से लोगों को समझाया गया तो कल जरूर समझेंगे और सड़क पर उतर करके इस तानाशाही व्यवस्था को खत्म करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि सियासत जी ने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, उनका यह साफ कहना है कि सरकार के ने निजीकरण किया है और साथ में बहुत सारे मीडिया को भी खरीदने की कोशिश की है, और जनता आज सड़क पे नहीं है। इसका मुख्य कारण सरकार से डर या फिर सरकार के खिलाफ चुनौती देने में वो पीछे नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत डर के कारण भी ये लोग सड़क पे नहीं आए। लेकिन सड़क पे लोग उतरेंगे, उनका ये मानना है कि सड़क पे लोग जनसलाब के तरीके से उतरेंगे और सड़क पे उतर के सरकार की नीतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा लाइव अभी हम खत्म करते हैं और आपको यह सूचना देते हैं कि अगर आपको हमारा यह लाइव पसंद आया तो आप फेसबुक पे इसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम खत्म होता है। धन्यवाद।